डार्क सीजन 1 एपिसोड 3, जहां पर वक्त दिखाया गया है 1986 का। मिकाएल जो कि घर के बाहर था, दरवाजे से घर के अंदर देख पाता है कि टीवी चल रही है। जब वो अपने ही घर के अंदर आता है तो हर चीजों को बदला हुआ देख पाता है, क्योंकि उसका खुद का 2019 वाला घर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद वो अपनी दादी यानी कि जस्ट अभी घर से बाहर निकले उल्रिक की मॉम को देख पाता है, यानी कि जेना नेल्सन, और उनसे पूछता है कि क्या आपने मेरे मॉम एंड डैड को देखा है। अब बेसिकली जेना, जिसका बेटा मैड्स 1 महीने पहले खो चुका था, जिसकी पुलिस तहकीकात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जेना को मिकाएल मैड्स जैसा नजर आता है। उसे लगता है कि वो उसका बेटा है और वो उसे यहीं पर रुकने के बारे में कहती है, मगर मिकाएल डरकर वहां से भाग जाता है। देन यहाँ हॉस्पिटल में सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर इनेस खानवाल्ड को देख पाते हैं। ये वही इनेस है जिसे हमने एपिसोड 1 में उस खास छोटे से बॉक्स के अंदर से वो लेटर पढ़ते हुए देखा था, जिस पर 4 नवंबर 2019 के रात के 10:13 का टाइमिंग लिखा हुआ था। देन यहाँ पर हम शार्लेट को देख पाते हैं, जो कि 2019 के अंदर पुलिस ऑफिसर थी। वो रोड पर आकर देखती है तो उसे मालूम चलता है कि बहुत सारे पंछी जो कि न जाने कैसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में मरते जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को बताऊं कि ये जो पूरा 3rd एपिसोड है, इसमें कंप्लीटली 33 साल पीछे की सारी वारदातें दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में इगॉन टाइडमैन दिखाए जाते हैं, जो कि मैड्स के गायब हो जाने की वजह से काफी परेशान थे, क्योंकि हर वक्त उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था और इसी वजह से वो ड्रिंक भी कर रहे थे। देन सीन यहाँ क्लॉडिया टाइडमैन यानी कि उन्हीं की बेटी पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी बेटी को कार में बिठा करके स्कूल लेकर के जा रही थी और रास्ते में ये भी बता रही थी कि तुम इस तरीके से झल्ली बन करके घूमती हो, थोड़ी ढंग से रहा करो, और वैसे भी पूरे शहर के अंदर मैं ही सबसे बड़ी लेडी अफसर बनी हूँ। तो बेसिकली क्लॉडिया को न्यूक्लियर पावर प्लांट का CEO बनाया जा रहा था, उसे एक बड़ी पोस्ट मिलने वाली थी। इसी वजह से वो खुश भी थी, मगर अपनी बेटी के चलते रुझान की वजह से परेशान भी थी। कार में बैठी ये वही रेजिना टाइडमैन है, जो कि आगे चल करके होटल विंडन को संभालेगी। अब यहाँ पर स्कूल में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर छोटा मिकाएल हर जगह अपने मॉम एंड डैड को ढूंढने लगता है। तो बेसिकली जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि इस स्कूल की प्रिंसिपल कैटरीना नेल्सन थी, तो वो यहाँ पर आकर उसे ढूंढने लगता है, मगर जैसा कि वो टाइम में पीछे आ चुका था, इसलिए उसे अपनी मॉम नहीं मिलती। मगर वो अपने मॉम एंड डैड के पुराने वर्जन यानी कि 33 साल जवान वाले वर्जन को देख पाता है, और यहाँ पर इनफैक्ट उसकी मुलाकात हैना से भी होती है। मगर ये जो जवान बच्चे थे वो सोचते हैं कि ये बच्चा हमारे घर पर भी आया था और न जाने स्कूल में भी क्या ढूंढ रहा है, इससे ज्यादा बातचीत मत करो, ये तो कोई पागल लग रहा है, इसके कपड़े भी अजीब हैं। वहीं पर सीन क्लॉडिया की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि अपनी कार को पार्किंग में लगा करके सीधा अपने पावर प्लांट में पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर हम उसी ओल्ड एज वाले बूढ़े इंसान यानी कि हेल्गा डॉपलर के जवान वाले वर्जन को देख पाते हैं, जो कि इसी पावर प्लांट में एक वर्कर की तरह काम कर रहा था। हालांकि इसके फादर खुद ही इस पूरे प्लांट के मालिक हैं, मगर वो अपने बेटे को इतना कामयाब समझते नहीं थे, इसीलिए उसे सिर्फ एक सफाई कर्मचारी की नौकरी दे दी थी। यहाँ पर हेल्गा अपनी बचपन की दोस्त क्लॉडिया को एक गिफ्ट देता है, और ये गिफ्ट बहुत ज्यादा खास है, आगे चल करके एक बड़ा रोल प्ले करेगा। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन वो जमीन पर कुछ बच्चों की कारस्तानी को मिटा रहा था, जिस पर लिखा था नो फ्यूचर, और ये भी आगे के एपिसोड्स में एक बहुत बड़ा रेफरेंस बनेगा। देन सीन शिफ्ट होता है एक बहुत बड़े फार्म में। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी भेड़ें थी वो सारी मारी जा चुकी थी। इस वक्त यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मिस्टर इगॉन टाइडमैन एक किसान से बातचीत कर रहे थे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, जहाँ पर उस किसान का बताना था कि ऐसा लग रहा हो मानो कि इन भेड़ों को हार्ट अटैक आ गया, मगर एक साथ इतने सारों को हार्ट अटैक आ गया ये तो इम्पॉसिबल है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन सभी के कान फट चुके हैं, ऐसा लगता है मानो कि इन्होंने कोई बहुत जोरदार का शोर सुन लिया हो। यहाँ पर क्लॉडिया जब पावर प्लांट में एंट्री करती है तो उसकी असिस्टेंट उसे कुछ डेटा ला करके देती है, मगर ये डेटा नॉर्मल होने वाले डेटा से थोड़ा अनयूजुअल दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि इसके स्टैटिक्स कुछ और ही बयान कर रहे थे। जिस पर क्लॉडिया बताती है कि शायद मुझे इसे फिर से रीचेक करना पड़े। यहाँ पुलिस स्टेशन में इगॉन के पास में मिकाएल भागता हुआ आता है और कहता है कि मेरे फादर जो कि हैं उल्रिक नील्सन, वो यहाँ पर काम करते हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मगर इगॉन टाइडमैन का कहना था कि उल्रिक तुम्हारा फादर वो तो एक छोटा बच्चा है, और मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए भेजा है। मैं अभी जाता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ, बाकी तब तक तुम यहीं पर रुको, और तुम्हारे चेहरे पर काफी ज्यादा घाव भी लग रहे हैं, मुझे तो लगता है कि उसने तुम्हें मारा पीटा है। मैं अभी किसी डॉक्टर को यहाँ पर भेजता हूँ, तब तक यहीं पर मेरा इंतजार करना। और वो मिकाएल को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। देन सीन शिफ्ट होता है सीधा उसी कंपनी में, और हमें दिखाई पड़ते हैं ट्रॉन्टे नेल्सन यानी कि मिकाएल के दादाजी। घर पे 1 महीने से उसका बेटा गायब है, उसकी खुद की वाइफ पगलाई हुई है, लेकिन भाई साहब को आशिकी करने से फुर्सत कहाँ मिल रही है, और वो क्लॉडिया से आज रात मिलने का डिसाइड करता है। जबकि क्लॉडिया कहती है कि हमारे बीच में बचपन में प्यार था, मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारी भी शादी हो
चुकी है, मेरी भी हो चुकी है, तो हम दोनों को सेपरेट लाइफ ही जीनी चाहिए। मगर फिर भी कहीं ना कहीं हमें क्लॉडिया की आंखों में ट्रोंटे के लिए प्यार दिखाई पड़ता है। वहीं पुलिस स्टेशन में बैठा मिकेल, जिसे की सारी चीजें बहुत ज्यादा अनयूजुअल लग रही थी, जैसे कि सामने पड़ी फाइल जिसमें लिखा था कि निल्सन जो कि 1 महीना पहले गायब हो चुका है। और हमेशा मिकेल अपने फादर उल्रिक से सुना करता था कि उनके भाई मैड्स आज से 33 साल पहले गायब हो चुके थे और ये वही समय था। इनफैक्ट यहाँ पर मिकेल को वही बचपन की फोटो भी दिखाई पड़ती है। वो समझ चुका था कि ये टाइमलाइन उसकी नहीं है, उसे जल्द से जल्द इस 1986 वाली टाइमलाइन से निकल करके खुद की टाइमलाइन 2019 में पहुंचना ही होगा। इसलिए वो गुफा में थोड़ी रोशनी के लिए एक लाइटर अपने पास में रख लेता है। मगर तभी इनिस खानवाल्ड जो कि हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, वो मिकेल को थोड़ी सी दवाई लगाने के लिए पहुंच जाती है। मिकेल जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए कोई भी बातचीत नहीं करता। यहाँ पर एगॉन टाइडमैन सीधा उल्रिक के घर पर पहुंचे होते हैं, जो कि इस वक्त एक मेटल सॉन्ग सुन रहा था जिसकी वर्डिंग्स थी द एंड इज द बिगिनिंग एंड द बिगिनिंग इज द एंड। यहाँ पर एगॉन आकर उल्रिक को बहुत ज्यादा झाड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे ऑफिस में क्या उस बच्चे को तूने भेजा था। जहाँ पर उल्रिक को यह महसूस होता है कि ये पुलिस ऑफिसर पी करके मेरे घर में आया है। एक तो 1 महीने से मेरा भाई मिल नहीं रहा और ऊपर से मेरे ऊपर झूठे झूठे इल्जामात लगा रहा है। और वो एगॉन को खरी खोटी सुनाकर उनका खुद का काम प्रॉपरली करने की सलाह देता है। यहाँ सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर डॉक्टर मिकेल को चेक करते हैं, थोड़ी बहुत दवाई देते हैं। मगर इनेस को ये बच्चा थोड़ा अलग लग रहा था, इसलिए वो उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि बेटा तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, कहाँ पर रहते हो। मगर मिकेल जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसीलिए वो इनेस से कुछ कह नहीं पाता। मगर जब वो जा रही होती है तो अचानक से पीछे से मिकेल कहता है कि आई एम फ्रॉम फ्यूचर। मगर इनेस को उसके पास पड़ी कुछ कॉमिक्स पर कैप्टन फ्यूचर लिखा दिखाई पड़ता है, तो उसे लगता है कि ये बच्चा सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं देती। यहाँ पर हम पावर प्लांट के मालिक बर्न्ड डॉपलर को देख पाते हैं, जो कि पैरों से अपाहिज होने की वजह से व्हील चेयर पर बैठे थे। उनके पास में इस वक्त क्लॉडिया आई थी, जो कि उनसे कहती है कि हालांकि आप यहाँ के CEO हैं, आपने अपनी पोस्ट मुझे दी है, मगर मुझे इन दिए हुए डेटा में कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। जिस हिसाब किताब का यहाँ का प्रोडक्शन है, जिस तरीके से यहाँ पर इस न्यूक्लियर प्लांट में चीजों को डेवलप किया जा रहा है, उस हिसाब से डेटा बहुत कम दिखाई पड़ रहा है। और अगर इस डेटा की मानी जाए तो खर्च भी बहुत कम होना चाहिए, लेकिन कंपनी का खर्च तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं? और सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद में हम शार्लेट को देख पाते हैं, जो कि उन मरी हुई चिड़ियाओं की ड्राइंग्स बना रही थी। देन सीन यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक सर्जन उन भेड़ों की ऑटोप्सी करता है और पुलिस ऑफिसर एगॉन टाइडमैन को बताता है कि इन भेड़ों पर कुछ अजीब तरीके का हमला हुआ है। जितनी भी भेड़ें मरी है, मैंने एक कॉमन चीज सभी में नोटिस करी है कि इनके कान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो झुलस गए हो या फिर कोई बहुत जोरदार का शोर इन्होंने सुन लिया हो। बाकी पूरी बॉडी सही सलामत है। वैसे कल शाम को मेरे घर पर दावत है, तो अगर आप आना चाहें तो आ जाइएगा, क्योंकि मेरी वाइफ मटन बहुत अच्छा बनाती है। इसका मतलब ये था कि ये डॉक्टर मरी हुई भेड़ों को वेस्ट ना करके इस पूरे शहर के लोगों को यूं ही मुफ्त में खिला देना चाहता था। देन यहाँ पर बर्न्ड डॉपलर लेकर आता है क्लॉडिया को इस पूरी खास फैसिलिटी के सबसे खास हिस्से में और एक चाबी देता है और कहता है कि या तो इस राज को सिर्फ मैं जानता हूँ और या फिर अब तुम जानने वाली हो। और इसी के साथ वो उसे इस पूरी सीरीज का एक बहुत ही शानदार डायलॉग बोलता है, द थिंग यू नो इज ओनली अ ड्रॉप, द थिंग्स यू डोंट नो इट्स एन ओशन। यानी कि जितना तुम जानते हो वो सिर्फ बूंद भर है और जो तुम नहीं जानते वो पूरा महासागर है। और इसका मीनिंग क्या है ये आगे चल करके इस पूरी सीरीज में डिस्क्लोज होता जाएगा। और जब क्लॉडिया उस गुफा में नीचे उतरती है तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट को देख पाती है। ये इतना ज्यादा था कि पूरे के पूरे शहर क्या पूरे के पूरे देश को उड़ा सकता था। वही सीन रात में शिफ्ट होता है, जहां पर एगॉन टाइडमैन अपने घर लौट रहा था, मगर रास्ते में गिरते हुए पंछियों से डर जाता है, क्योंकि पहले जहाँ एक दिन भेड़ बकरियां मारी जा रही थी और अब तेज धनादन पक्षियों के भी कान झुलस रहे थे और सब के सब मर रहे थे। ये पहली वो सुलझा नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ माइकल उस हॉस्पिटल से भाग जाता है, क्योंकि उसे अपनी टाइमलाइन में जो पहुंचना था। यहाँ रास्ते के बस स्टैंड पर बैठे हम उल्रिक और हैना को देख पाते हैं। हैना जो कि उल्रिक से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो उससे पूछती भी है कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम किससे प्यार करते हो। जहाँ पर उल्रिक कहता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे तुम्हारे दिल में क्या है, अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो तो वो क्या होगी। जहाँ पर हैना कहती है अ वर्ल्ड विदाउट विंडन, यानी कि वो दुनिया जहाँ पर विंडन ना हो। और अब एक एक करके हमें 2019 और 1986 के किरदार एक साथ दिखाए जाते हैं कि कौन आखिर कौन है। वहीं घर पर क्लॉडिया जब हेल्गा डॉपलर दिया गया गिफ्ट खोलती है तो उसके अंदर उसे एक किताब मिलती है, जो कि H.G. तनहाउस ने बनाई थी। और ये वही किताब थी जिसके अंदर जर्नी थ्रू ट्रैवल लिखा हुआ था, और यही किताब आगे चल करके इस पूरी कहानी को रचेगी। यहाँ पर हम मिकाएल को देख पाते हैं, जो कि उस लाइटर की रोशनी के थ्रू उस गुफा को पार करने के बारे में सोचता है। वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे को
2019 से लेने के लिए उल्रिक नील्सन उस गुफा में पहुंचा था। अब ये दोनों ही लोग गुफा के दोनों छोरों से एक तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर उल्रिक अपने बेटे मिकाएल के लिए चिल्लाता है कि शायद वो मेरी आवाज सुन ले, और मिकाएल को भी कहीं ना कहीं अपने पिता की आवाज आती तो है। ये दोनों होते तो आमने सामने हैं, मगर इस गुफा के 33 साल के ड्यूरेशन को पार नहीं कर पाते। वहीं मिकाएल एक पत्थर से टकरा करके गिर जाता है और उसकी टांग पर जोरदार की चोट आ जाती है, और ये दोनों ही अपनी अपनी टाइमलाइन में बैठ करके रोने लगते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है H.G. तनहाउस पर, जो कि एक टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये वही टाइम मशीन थी जो कि हमने उस अननोन पर्सन के बैग में देखी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका 4th एपिसोड हम जल्द ही लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।